ले जनाब सेफ्टी स्टॉक की कहानी मौका नहीं मिल रहा जनाब इज्जत माफ, अल्लाह ना करे आपको मौका भी मिले, नींद 2 नंबरी का मौका भी मिले, अल्लाह ताला हमें से भी बचाए रखे, आराम माल से भी बचाए रखे, अल्लाह ताला हलाल इतना दे कि हमारा आराम से गुजारा हो जाए। अच्छा जी, ज्यादा होगा तो करेंगे। डिटरमिन वेदर REL शुड मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक, क्या इसको कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए है? Assuming that the current trend of deliveries would continue, current trend बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा, तो क्या हमें सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए या नहीं? अब सेफ्टी स्टॉक का लिंक इसके साथ है स्टॉक आउट के साथ। फॉर्मेट आपका चाहे सेफ्टी स्टॉक की कहानी हो चाहे रीऑर्डर लेवल की कहानी हो, एक ही फॉर्मेट के ऊपर सवाल होना है। आप फॉर्मेट डाल दें तो आपका आधा सवाल हो जाता है, मीन्स कोई और चीज थोड़ी बहुत रुक जाएगी ना, वहां पे अजम्पशन लेके भी गुजारा चला सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स आ जाएं, बाकी कहानी साइड पर। रॉयल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ऑपरेट्स अ फैक्ट्री इन कराची वेयर इट प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट गामा using 2 kg of raw material X and 3 kg of raw material Y. Both raw materials are purchased from a supplier in Peshawar, priced at 400 per kg for X and 250 kg for Y. Typically, the raw materials are received within 10 days of placing an order. ये क्या चीज आ गई? However, there are occasional delays. Last year, REL placed 24 and deliveries were received as follows. 10 दिन के अंदर अंदर 20 ऑर्डर, 11 दिन में 3, 12 दिन में 1। Presently, REL does not maintain any safety stock. अभी हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते, तो हमारा यूसेज मेजरली क्या होगा ड्यूरिंग लीड टाइम? 10 दिन के हिसाब से ही होगा ना, लीड टाइम कितना हमारा 10 दिन। 10 दिन के अंदर जो भी यूज करना होगा वो होगा हमारा यूसेज। इन द इवेंट ऑफ डिले इन द रिसीट ऑफ कंसाइनमेंट, रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर इन कराची। अगर हमें डिले हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कराची से परचेज कर देते हैं एट अ प्राइस 25% हायर देन द नॉर्मल कॉस्ट टू अवॉइड स्टॉक आउट। क्या अगर स्टॉक आउट होगा तो यानी कि माल खत्म हो जाएगा तो हमें प्राइस ज्यादा पे करके खरीदना पड़ेगा। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन की कहानी है कि उसने स्टॉक आउट कॉस्ट को कहां पे लेकर गया है 25%, जो नॉर्मल प्राइस है उसका 25% इजाफी खर्चा हुआ, ये हमारा स्टॉक आउट की कॉस्ट है। And prevent production stoppage, REL is now considering to maintain safety stock. REL produces 1000 units daily. डेली कितना यूनिट्स बनाते हैं हम? 1000 यूनिट्स बनाते हैं, और 1000 यूनिट्स के लिए हमें रॉ मटेरियल उसी हिसाब से चाहिए होगा, इसका 2 kg, इसका 3 kg। तो हम कह सकते हैं 1000 यूनिट्स के हिसाब से अगर हम वर्किंग कर लें और बाद में मल्टीप्लाई कर लें तो भी काम चल जाएगा। The cost of holding stock of raw material X and Y equivalent to 1 day's usage is 1 million per annum. ये क्या चीज दे दी है? नहीं, गौर से पढ़ो, दोबारा गौर से पढ़ो। Cost of holding stock of raw material X and Y equivalent to 1 day's usage, 1 million per एक दिन के यूजेज के बराबर हम रखते हैं, इक्वलेंट टू 1 डेज यूजेज, उसको होल्ड करने का खर्चा कितना है? 1 मिलियन है। क्या आपको होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक मालूम करनी है? जी, अब आप बताएं सेफ्टी स्टॉक कितना कितना दिन का रखना चाहिए है? ये कहना कि हम
क्या रखें, पुराने अंदाज से चलते रहे या कोई सेफ्टी स्टॉक रखें। ठीक, मेरा यूजेज ऐसे सोचें, ऐसे ऐसे ग्राफ, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन क्या है? वो एक पॉइंट इन्वेंटरी पॉइंट है जहाँ यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, इसी को बोलते हैं जी, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम। इसका मतलब है कि मुझे 10 दिन का स्टॉक चाहिए है या 11 दिन का स्टॉक चाहिए है या 12 दिन का स्टॉक चाहिए। अगर यूसेज 10 दिन का है, 10 दिन में ऑर्डर मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक कितना रखना मुझे, एक दिन का नहीं, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं ना चाहिए। यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम क्या है, 10 है, यूसेज ड्यूरिंग लीड टाइम क्या, अगर 10 दिन है और यही रीऑर्डर लेवल है, ये क्या है। अब यूसेज तो 3 किस्म के दिए ना, एक 10 दिन का, एक 11 दिन का, एक 12 दिन का चाहिए ना, 3 दिनों का, 3 के हिसाब से चाहिए ना आपको वर्किंग। अच्छा, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम ये है। और अगली कहानी आपकी होती है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल आपने अगर 10 सेलेक्ट किया तो सेफ्टी स्टॉक, ये यूजेज है ना, एवरेज यूजेज यही होती है ना, एवरेज यूजेज 10 के हिसाब से है ना। तो रीऑर्डर लेवल ना चेक करो, आप चेक कर लो एवरेज यूजेज। चलो उल्टा कर लो, ये लो, इसको क्या देते हैं रीऑर्डर लेवल। अगर मैं चेंज कर लूँ, इसको क्या देते हैं एवरेज यूजेज लीड टाइम में। तो सेफ्टी स्टॉक 0 दिन का, 1 दिन का और 2 दिन। पास में लग गई है? यस सर। पास में लग गई? क्या आपको ज्यादा रखना है और ज्यादा रखना है और ज्यादा रखना है? ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम ये 10 दिन है, कितने दिन है, 10 डेज का यूजेज है, तो अगर मैं स्टॉक आउट होऊंगा, मुझे ऑर्डर 1 दिन बाद में मिलेगा तो मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे 1 दिन मजीद स्टॉक रख लेना चाहिए। और अगर 2 दिन का हो, मुझे 2 दिन का स्टॉक मजीद रख लेना चाहिए एज अ सेफ्टी स्टॉक। तो 2-3 ऑप्शंस हो गई आपके पास। कितनी ऑप्शंस? क्या आप 0 सेफ्टी स्टॉक रखें, 1 दिन का रखें या 2 दिन का रखें। इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो आउट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 12 दिन तक का है। तो 0 डे का सेफ्टी स्टॉक, 1 डे का सेफ्टी स्टॉक और 2 डे का सेफ्टी स्टॉक। पास में लग गई। तो फिर फॉर्मेट के अंदर आप डालेंगे कि 1 दिन के सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट मेंटेन पूरे साल में। स्टॉक आउट तो नहीं होता 2 दिन? क्या स्टॉक आउट भी हो रहा है हमारा? स्टॉक आउट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन रीऑर्डर लेवल तो ज्यादा है ना। रीऑर्डर लेवल भी आपके मुख्तलिफ होंगे ना, सेफ्टी स्टॉक चेंज होगा तो रीऑर्डर लेवल भी चेंज होगा, हो जाएगा ना, दोनों का लिंक है। आप सेफ्टी स्टॉक 0 का तो रीऑर्डर लेवल कितना होगा, 10 डेज का यूजेज। सेफ्टी स्टॉक 1 दिन का होगा तो इसका मतलब रीऑर्डर लेवल भी क्या होगा, 11 दिन का। सेफ्टी स्टॉक 2 दिन का होगा तो रीऑर्डर लेवल भी क्या होगा, 12 दिन का यूजेज। बस ऐसे चेंज होगा। ये लिंक उसने बनाया और उसने यहां पर हमें 1 मिलियन की कॉस्ट दी है। इसको दोबारा से गौर से पढ़ें। यस सर। 1 दिन की पूरे साल के ऊपर रखने की कॉस्ट दे दी है कि 1 दिन का पूरे साल के अंदर स्टॉक रखा जाए, मीन सेफ्टी स्टॉक पूरे साल रखा जाए 1 दिन का, तो उसकी का खर्चा कितना है, 1 मिलियन। और 2 दिन का रखा हो 2 मिलियन। तो इसका मतलब है आपको सीधी सी ये और ये कॉस्ट सीधी सी मिल गई। होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक आपको इसकी 0, इसकी 1 मिलियन और इसकी 2 मिलियन, ये चीज मिल गई। अब दूसरी कहानी क्या करनी है आपको, स्टॉक आउट की करनी, वो भी आपने आधी वर्किंग करनी है। फार्मूला वही है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू एवरेज स्टॉक आउट। कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट क्या मालूम कर सकते हैं, 25% हायर देन द नॉर्मल कॉस्ट। 500 रुपीस
400 का 25% कितना होता है? 500 और 400 का 25% 100 500 हो जाएगा और 250 का 25% 62.5 तो भाईजान कदरदान मेहरबान 100 रुपया तो लगना ही लगना था, मीन 400 तो लगना ही लगना था, एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? वो स्टॉक आउट है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टॉक वो होता है ना, बिल्कुल सर नाम के सेल को वो कर देते हो आप। इसी तरह से 400 तो लगना ही लगना है, इजाफी कितना लग रहा है वो आपका स्टॉक आउट कॉस्ट है। इजाफी 100 रुपया है और 62.5 है, इजाफी चीज आपका स्टॉक आउट है। अब हम बनाते हैं जरा सेम फॉर्मेट, यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम और रीऑर्डर लेवल। अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ना बनाना चाहो तो ना बनाओ। ये फिनिश गुड के हिसाब से बना हुआ है। किसके हिसाब से? रीऑर्डर लेवल चेक किए थे, 3 है। यस सर रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लिए थे ना, 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक हो तो 11 दिन का यूजेज चाहिए होगा, 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक चाहिए तो 12 दिन का यूजेज होगा, और वही क्या होगा आपका रीऑर्डर लेवल। 1 दिन में कितने बनाते हो? तो 10 दिन में कितने होंगे? 10,000। ठीक, तो आप ये चीज बनाना चाहो बना लो, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो। 1 दिन के कितने? 1,000 और 2 दिन के कितना? 2,000 स्टॉक आउट हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही सोच सकते हैं ना। 1 दिन का स्टॉक आउट कितना? 1,000 यूनिट्स के बराबर। 2 दिन का स्टॉक आउट कितना? 2,000 के बराबर। तो ये डायरेक्टली जंप इन सोच के यहाँ पर भी जंप इन किया जा सकता था, ये ना भी बनाते तो गुजारा हो जाएगा। मीन्स मुझे ये चाहिए। अगली कहानी आती है प्रोबेबिलिटी की, चांस ऑफ अकरेंस, वो छुपी हुई थी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टोटल कितने हैं? 24। 20 तकसीम 24, 3 तकसीम 24, 1 तकसीम 24। ये प्रोबेबिलिटी अक्सर औकात क्वेश्चन में दी होती है। आप प्रोबेबिलिटी क्या कर दी उसमें? हाइड कर दी। प्रोबेबिलिटी खुद मालूम करनी थी, चांस ऑफ अकरेंस खुद मालूम करने थे। तो यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी लगाई और यहाँ से हमने निकाल दिया एवरेज स्टॉक आउट विद टर्म ऑफ फिनिश्ड गुड, यस सर। और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें? मटेरियल के अंदर। 208 के ऊपर 2 kg, 208 के ऊपर 3 kg फिनिश गुड और रॉ मटेरियल का कन्वर्जन। ये यहाँ पर जरूर बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरिया था कि अगर मैं रॉ मटेरियल के ऊपर खेलने जाता हूँ ना डायरेक्टली, तो बहुत लेंथी सवाल हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत लेंथी सवाल हो जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर मैं फिनिश गुड के ऊपर खेल लेता हूँ, 1000 यूनिट डेली बनाता हूँ, उसका एवरेज स्टॉक आउट मालूम करके फिर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एक्स, 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कदरे आसानी से हो जाएगा सवाल। ये मेरे kg में आ जाएगी कहानी x की और ये kg में आ जाएगी y की, लेकिन फॉर्मेट वही है। क्या है? फॉर्मेट वही है। थोड़ा सा सोचना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पड़ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि सेफ्टी स्टॉक कैसे होगा, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के तहत वही है। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं। सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ये तो आगे का जाकर कहानी पता चलेगी। अभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो फिर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो पहले तो ये 416 और 625 मालूम करो ना। ये जनाब आपका आ गया 100 और 62.5 जो आपने मालूम की थी कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 24 है, टोटल नंबर ऑफ 24 नहीं थे? नाम इनमें लिखा हुआ था 24 लिखा हुआ ना, ये 24 ऑर्डर प्लेस किए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसने गिवन किए 24 है और 416 और 625 ये अभी हमने मालूम किया। 2 आने हैं, मटेरियल बी और दूसरी चीज क्या? और मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 19,37,502। सेम काम करना था आपको दूसरे लेवल पर रखकर,
रीऑर्डर लेवल अब आपने क्या करना था, 11 दिन रख देना था, तो अब स्टॉक आउट क्या हो जाना था, सिर्फ पहले दो में कोई स्टॉक आउट नहीं होना था, अब स्टॉक आउट होना था यहाँ पर 1000 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 1000 का 1/24 करें 33 आपका 10 11 12 11 11 रीऑर्डर लेवल अगर 11 रखें तो 1000 कितना आता है 41.67 41.67 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर 83.33 और 41 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 125.01 83.34 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, ये दोनों फिर गलत हो गए, 83.34 और दूसरा 125, ये इसका आधा हो जाएगा, दोनों खर्चे शायद आधा हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएगा, 187,500 और ये 2,16,000 2 लाख ही हो गए, 4 लाख का आधा 2 लाख, और ये टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख 12 लाख 13 लाख, कितना आया 13 लाख समथिंग आ जाएगा, 13,87,500। मिसियन तो सही है, मिसियन अभी वही आ रहा है, मिसियन अभी वही है, मिसियन में नहीं आ रहा, चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कैलकुलेशन क्या आ रहा है 38,750। हाँ ऊपर वाला 1 मिलियन भी शामिल किया ना, तो डिसीजन ये हुआ अगर इससे वैल्यू ये दोनों ज्यादा होती तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मसलन इसको अगर ये वाला चीज ना होती तो सिर्फ 2 दिन की कहानी होती, तो हमने हमारा डिसीजन क्या होना था, सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके मुकाबले पे ये वाला कर रहे हैं तो हम कहेंगे यस हमारा 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक हमें मेंटेन करना चाहिए है, यहाँ पर खर्चा हमारा होल्डिंग कॉस्ट कम है और स्टॉक आउट कॉस्ट सारे एवरेज किया जाए तो यहाँ पर सबसे कम खर्चा है, यहाँ पे स्टॉक आउट होने का खर्चा ज्यादा है। 1 डे यूसेज के बराबर क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए है। ले जी, तो ये 3 किस्म के सवाल थे जो हो सकते हैं, मजीद अगर ये वाला भी डिस्कशन करनी है तो ये भी की जा सकती है, नहीं करनी तो फिर जाने देते हैं, कोई और टॉपिक शुरू करते हैं हम। क्या लड़ाई करनी है मैंने इसलिए नहीं लिखा, इसलिए कि पहले 4 लाख आ रहा था, रेट आधा हुआ तो मैंने कहा यार रेट आधा करके फिर 2 लाख ही बन जाएगा, आप 16 भी लिख लें तो भी डिसीजन नहीं रहेगा। लड़ाई नहीं करनी बेटा, लड़ाई नहीं करनी, मैं 16 लिख लेना, AS 16 आ गया। नहीं फिर आता है ना ये वाला आंसर 13875 160 आएगा। आपने 2 लाख 16 बताया था ना पूरा, ऊपर 16 लिखे थे नीचे 500 ही रहेगा ये तो, इसलिए ये आंसर आता है, अदरवाइज ये 38 इस तरह आता है। मतलब ऊपर 16 लिखना पड़ेगा फिर ही 500 आएगा। नहीं आ रहा है, नहीं 516 आएगा एक क्या सही, ये जो आपने लिखा है वो तो सही लिखा है, तो पहले हमने डाउनलोड कर दिया था, 16 आता है नीचे भी 16 आता है। हाँ सही है। मैंने कर दिया इसको 516 आ गया। ठीक है जी, आप खुश हैं बेटा?
कोई ऐसा मसला नहीं है। कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। असल में 4 लाख लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मैं ये रेट एकदम से आधा हुआ तो मैंने फौरी तौर पर क्या 4 लाख का आधा कितना होता है 2 लाख, जिसका मतलब मैंने कैलकुलेशन जरा सी गलत कर दी है, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी क्या किया, आप इसको 83.33 वो करेंगे तो क्या आएगा 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब बात क्लियर हो गई। चलें जी, मेरा ख्याल है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सैर हासिल डिस्कशन हो गई है। सेफ्टी स्टॉक की कहानी भी आपको ये पता चल गई है, फॉर्मेट क्या है इसका, सेम ही है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है, इस सवाल का डिफरेंट है थोड़ा सा, ये सवाल भी आसान है, इससे कहीं भी उससे कहीं निस्बत आसान है, ऊपर और लगा ले। नहीं हो जाएगा। और नहीं तो फॉर्मेट देखना, इसका भी ये वाली कहानी है, इसका भी इसी तरीके से ही डिसीजन है। बिल्कुल सर, कर लीजिएगा ये कर दीजिए। कि खुद कर लें, यस सर। अदरवाइज काम यहाँ पे भी वही है बेटा, सेफ्टी स्टॉक और एनुअल Format स्टॉक वही रहेगा का सर। फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट चेंज नहीं होना। बस इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। यस सर। क्या है, कि कॉस्ट होल्डिंग वर्सेस कॉस्ट एनालिसिस है। इस क्वेश्चन के डिसीजन में कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट एनालिसिस है, जहाँ तक नहीं गया स्टॉक एक दिन का out हो सेफ्टी जाएगी। स्टॉक सा तो पहले ही रख रहे हैं, इसलिए आसान हो जाते हैं, वो बता दिया हमने। एक दिन का रख लिया है तो मजीद 3 दिन का मजीद रख लो, 2 दिन का मजीद रख लो। इसलिए आसान। ठीक है, इसलिए आसान हो जाता है। उस सवाल के अंदर थोड़ा सा मसला था और कहानी जरा सी गड़बड़ कर दी हुई थी। हर दफा तुझे नहीं आता ना। हर दफा तो नहीं आता, लेकिन बस ये देखिए ना, यही काम होता है कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पासिंग कितनी थी, हैं? बनती भी सर ये किस सब्जेक्ट में आया था सर? ये ओपन 23 का सवाल है जिस ये दो दो इकट्ठे हैं जिस जी। तो तेरी रिटर्न में इकट्ठे ही आते हैं। पहली बार नहीं, ये स्प्रिंग 23 का है, ये ऑटम 23 का है। इकट्ठे आ रहे हैं दो, एक आसान सवाल था, एक मुश्किल था, तो मैं सिर्फ मुश्किल लेकर आया हूँ। वही जिस पहली दफा जिस बच्चे के सामने है उसमें तो नहीं हो सकता। बेटा हाँ, सवाल ये आया कि पहली दफा जिस बच्चे के सामने आएगा तो वो तो सवाल नहीं ठीक कर पाएगा, क्या वो फॉर्मेट भी नहीं बना पाएगा। मैंने आपको एक सादी सी कहानी कह दी है यार, रिओडो लेवल आ जाएगा, सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा, एक ही फॉर्मेट है। मींस आपको कंपेयर करना है किस चीज को, दो चीजों को। इट मींस यू नो द फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर भी पहला है पेपर में सर। बस तू एनालाइज करता रहे, वो अक्सर आई कैप वाला पहला सवाल पढ़ना ही नहीं चाहिए, अच्छा आखिरी पे जाए तो आखिरी भी कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। तो सेंटर से पढ़ लिया करो। वो भी ऐसे ही होता है सर। अच्छा, सारी तरफ जिधर हाथ डालो उधर Yes. एक जैसा ही। एमसीक्यूज होते नहीं, वरना थोड़ा चलो एमसीक्यू भी ओ भाई, एमसीक्यू तो करना ही नहीं चाहिए पहले नंबर पर। नहीं। सब लोग कहते हैं एमसीक्यू करने चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं करने चाहिए पहले नंबर पर। वो क्यों सर? जी, क्या रीजन है? एमसीक्यू इज अ बूस्टर। जब थक जाओ तो बूस्ट होने के लिए उधर जाओ। हाँ जी, एमसीक्यू इज अ बूस्टर। बूस्टर है आपका, जो आपका टाइम लैग जा रहा होता है उसको क्या करता है, कवरेज देता है। लेकिन जब आप बिल्कुल स्टार्ट में करते हैं तो आप उन छोटे छोटे सवालों में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। सही भी होता है फिर सोचते हैं। हाँ जी, हम वो रीडिंग ये टाइम वाली में कहानी करते है हैं ना, ना। आप रीडिंग टाइम में नहीं करते हैं। रीडिंग टाइम में फिर इसका मतलब है आपने कुछ सवाल पढ़ा ही नहीं, कोई एनालाइज नहीं किया, आपने जस्ट एमसीक्यूज करने की कोशिश की। रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे तो ये तरीकाकार ठीक नहीं है ना। सर रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी चाहिए ना। क्या मतलब सारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, सारे सॉल्व की रिक्वायरमेंट पढ़े, एमसीक्यूज को छोड़ दो। सर होश उड़ जाते हैं अगर फर्ज में कोई नहीं, होश ही तो नहीं उड़ानी, आपने जस्ट रिक्वायरमेंट्स पढ़कर जस्ट डिसाइड करना है कि कौन सा सवाल आसान लग रहा है, फिर सवाल को 2-3 सवालों को पढ़ना है उस पर आपने। मेरा ओपिनियन बहुत सारे लोगों से फर्क है, एमसीक्यू मेरे नजदीक बूस्टर है। आपका टाइम जो जब आपका 1-2 घंटे गुजर चुके होते हैं और अब आपको नजर आता है यार टाइम कम है, तो उस टाइम में आप बड़ी स्पीडीली एमसीक्यूज कर जाते हैं। मसलन 8 एमसीक्यूज है तो 8 में से 5 एक आप आसानी से कर देंगे, 3 एक क्या होंगे, मुश्किल होंगे, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ के आप कर देंगे। लेकिन जब अगर आप स्टार्ट में कर रहे होंगे तो हो सकता है अगर एमसीक्यू वहां पर मुश्किल आ गए तो आप समझे वहीं भी पैनिक हो जाएंगे, टाइम ज्यादा खर्च कर देंगे, और जब टाइम ज्यादा खर्च कर जाएंगे मेन क्वेश्चंस के लिए टाइम बहुत हो जाएगा।
सो मेरे ओपिनियन में अगर आपको एक अच्छा आसान क्वेश्चन आता है, वो लेंथ ही है, वो शुरू कर दो, चाहे वो 15 मार्क्स का है, अगर वो 8 मार्क्स का है वो शुरू कर दो। बस CMA के मुताबिक मैं कहता हूँ यार सबसे आसान क्वेश्चन है प्रोसेस। जो मर्जी जैसा मर्जी मुश्किल सवाल दिया हो, आप उसमें से आराम से मोर देन पासिंग मार्क्स आराम से अचीव कर लेते हैं। ऐसे ही अकाउंट बना दो, चुप करके शुरू कर दो, आंखें बंद करके प्रोसेस आता है उसको शुरू कर दिया, ठा चीजें उठा के पोस्ट को, ये क्या हो गया। आपने आधे घंटे के अंदर पासिंग मार्क्स से ज्यादा सवाल सॉल्व किया, spoon.com, अब आपका माइंड स्पीड में जा चुका होगा। अब आप उसे सॉल्व करें, आराम से करें। तो तरीकेकार हर जो है उसका फर्क होता है। हर रंग मैं कहूँगा, मैं नहीं करता MCQ वाले करो, मैं ये कहता हूँ कि जो आसान है वो पहले, जो मुश्किल है वो बाद। सो सिंपल इज दिस। बस बातें बहुत हो गई हैं, 5 बज रहे हैं और ये टॉपिक 3 घंटे से ऊपर ले चुका हुआ है। नहीं ऊपर तो नहीं किया, 3 घंटे ले लिए इसने, लिहाजा इसका एक सवाल तो आप खुद भी देख सकते हैं। ग्राफिकली मैंने प्रेजेंटेशन दे दी है, सवाल की जस्ट हिंटिंग बता देता हूँ। 1 दिन का पहले से था, वो कहता है कि 3-4 दिन का रखें या 10 दिन का रखें। इसका मतलब है डिसीजन करना है 3 मजीद दिन का स्टॉक या 9 मजीद दिन का स्टॉक। तो 9 डेज के ऊपर 3 डेज की इंक्रीमेंटल के ऊपर कहानी चलनी है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट। तो ये इस तरीके से डिसीजन होना था, देख लीजिएगा। इस पे कम आएगी बस वो हमें कर लेना चाहिए कॉस्ट। थिंक लाइक अ बिजनेस। जी इस पे कॉस्ट कम आएगी बस तुम्हारा वो ये होल्ड कर लेंगे स्टॉक आउट। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, सवाल क्या था, डिटरमिन वेदर इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर एमएल टू इंक्रीज द सेफ्टी स्टॉक। यस सर। उससे सिर्फ ये कहा कि क्या मैं बढ़ा दूं या ना बढ़ाऊं। अब उसने इस क्वेश्चन में इतनी कम सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट रखी है और स्टॉक आउट की कॉस्ट इतनी ज्यादा रखी है कि हर लेवल के ऊपर कहा जा रहा है कि नहीं यस बढ़ाओ सेफ्टी स्टॉक क्या करो, क्योंकि यहाँ की कॉस्ट कितनी है होल्ड करने की, सिर्फ और सिर्फ 144 है, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत बड़ी है। इधर 432 है तो इधर 64,80,000 है। तो इसका मतलब है वो ये बस एडवाइस आप देंगे, ये नहीं एडवाइस देंगे कि 10 दिन रखो या 4 दिन रखो। उसने सवाल ये पूछा है कि क्या मैं सेफ्टी स्टॉक इंक्रीज करूं, तो आपका जवाब होगा कि यस, दोनों लेवल के ऊपर आपकी स्टॉक क्या है, कॉस्ट, दोनों कॉस्ट का एनालाइज किया जाए तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ होल्डिंग बहुत कम है एज कंपेयर टू उसके स्टॉक आउट के। तो आप कहेंगे कि यस, दोनों लेवल के ऊपर क्या है, दोनों सिचुएशन के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, आपको एडिशनल सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, रिकमेंड है, रखो। कितना रखो ये बात की कहानी, उसके लिए सवाल नहीं बना हुआ है। सवाल क्या बना है, रखना है या नहीं, मजीद रखें या ना रखें। तो मजीद रखना है, वो बता रहा है कॉस्ट आपकी, और फॉर्मेट वही है, वन सेकेंड, फॉर्मेट में चेंज नहीं है। ये देख लें यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मेट बनाया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्टली मैंने स्टॉक आउट रखा है, प्रोबेबिलिटी रखी है स्टॉक आउट, एडिशनल की कहानी की है बस। बाकी ये देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और माशाल्लाह से इस सवाल के अंदर भी कितने परसेंट थे, अच्छी पासिंग परसेंटेज थी माशाल्लाह से, 6-6%, 5-5%। मीन्स ये मुश्किल सवालों में से कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर फॉर्मेट बना देता तो शायद नियर बाय पासिंग में पहुंच जाता, और नहीं भी पासिंग में पहुंच रहा तो कोई मसला नहीं है। आपके ये मार्क्स कितने थे, इसके मार्क्स कितने थे, 9 मार्क्स, 9 में से 3 भी हासिल हो जाए तो 47 और 50 में कितना फर्क है। मीन्स कोई चीज छोड़नी नहीं है। फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट का पता है, सेफ्टी स्टॉक का क्वेश्चन है, फॉर्मेट बनाओ, उसके अंदर जो सी आसान चीजें फेंक दो, जो सी मुश्किल चीजें हैं जो नहीं समझ लग रही उसको क्या करो, नहीं कर सकते, साइड में करना पड़ेगा। 6% बच्चे पास हुए ना,
कैसे हुए? फॉर्मूला फॉर्मूला बनाया होगा, क्या बनाया होगा? फॉर्मूला बना दिया होगा उन्होंने, और उसके अंदर चंद चीज़ें परो दी होंगी, उसका हासिल पासिंग मार्क्स कर दिए होंगे। या कोई कुछ जीनियस किस्म के माइंड होंगे, शायद सिर्फ 6% ही जीनियस होंगे। जीनियस तो पता नहीं कोई भी नहीं है, हैं? जीनियस तो डिसीजन मेकिंग किधर गई? CM में रिवीजन और 2.2 में CM मेकिंग शॉर्ट। जी, डिसीजन मेकिंग का आगाज किया जाए।